नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संकल्प क्लासेस एमएसपी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रेजुएशन पोर्शन के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक ऐसी ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सवाल चुटकियों में हो जाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसको देखते ही आपका आंसर आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में हम पिछले जितने भी ईयर्स के जो सवाल आए हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तथा कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्सचर है। अब इस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फलनों में एनालिटिक फंक्शन के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में, लिमिट के बारे में, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी बहुपद फलन होता है वो हमेशा अपने प्रांत में संतत होता है, अवकलनीय होता है तथा सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इस कारण विश्लेषिक भी होता है। तो जब भी आपको कोई बहुपद फलन दिखे तो उस बहुपद फलन के लिए आपको कोई भी स्टेटमेंट दे तो उसमें आप संतत भी मानोगे, अवकलनीय भी मानोगे और साथ में सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करता है ये भी करोगे और साथ में विश्लेषिक फलन होता है ये भी मानोगे। क्योंकि बहुपद फलन के प्रॉपर्टीज जो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी में लगती है वही प्रॉपर्टी इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लगती है। तो पहली चीज आपको ये नोट रखनी है और ये चीज आपको इंपॉर्टेंट के रूप में ध्यान में रखना है कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत व अवकलनीय होता है। अब अगर आपको प्रश्न में किसी में ये दे दे कि एफ जेड बराबर जेड क्यूब के बारे में बताइए, या एफ जेड बराबर जेड क्यूब प्लस 5 के बारे में बताइए, या जेड क्यूब प्लस 5z स्क्वायर के बारे में पूछे, या z5 प्लस 8z प्लस 7 के बारे में पूछे, तो इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे उन सभी सवालों में वो फलन संतत होगा, अवकलनीय होगा, सीआर समीकरण को संतुष्ट करेगा तथा विश्लेषिक होगा। ये चीजें तो होगी। अब मैं इसके बाद आपको दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि अगर प्रश्न में बहुपद फलन न दिया हो तब क्या होगा, उसके बारे में बताना जा रहा हूं। तो इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपको बहुपद फलन के अलावा फलन दे तो उसमें आप बहुपद के अलावा वाले फलन में घात देखोगे और घात के आधार पर निर्णय करोगे कि वो फलन संतत होगा या अवकलनीय होगा या सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करेगा या फिर वो विश्लेषिक होगा। तो इसमें सबसे पहले चीज मैं बताना चाहूंगा कि संतत के लिए बहुपद फलन के अलावा की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये आप खास तौर पर ध्यान रखना कि बहुपद फलन के अलावा की बात हो रही है। तो संतत के लिए अगर बहुपद फलन के अलावा है तो एक घात या इससे अधिक घात वाले, एक घात या इससे अधिक घात वाले समस्त फलन संतत होंगे। समस्त फलन क्या होंगे? संतत होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक या एक से अधिक घात आपको मिल गई तो वह फलन पक्का संतत आएगा और वो संतत किस पर आएगा? मूल बिंदु पर आएगा। तो अब इसके बाद दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, अवकलनीयता के लिए। अब अवकलनीयता का अर्थ होता है दोस्तों मूल रूप से z का भाग लगना। अवकलन होने में आपने देखा होगा कि z की पावर n का जब हम अवकलन करते हैं तो एक घात कम हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि जब भी हम अवकलन करते हैं तो उस अवकलन के लिए हम z का भाग देते हैं, मूल रूप से z का भाग लगता है। इसलिए दोस्तों जो नियम संतत में है उसके अवकलनीयता के होने के लिए एक घात और बढ़ जाएगी। यानी कि अगर अवकलनीयता में 2 घात या 2 से अधिक घात आती है तो उस फलन का अवकलनीय होना मूल बिंदु पर आवश्यक हो जाता है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यदि 2 घात या इससे अधिक घात वाले
अधिक घात वाले समस्त फलन मूल बिंदु पर। एक खास बात ध्यान रखना दोस्तों कि आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जितने भी सवाल दिए हैं विश्लेषक के लिए, संतत के लिए, अवकलनीय के लिए, सारे ज़्यादातर मूल बिंदु पर दिए हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मूल बिंदु की बात हो रही है, तो समस्त फलन मूल बिंदु पर अवकलनीय होंगे। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, तब आप उनको देख के बताना कि वो अवकलनीय होंगे या नहीं होंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न दिया है f(x) बराबर अंडर रूट के अंदर मापांक में दिया है xy, और ये प्रश्न ACF में पूछा गया है। और इस प्रश्न के बारे में ऑप्शन में दिया गया है संतत है, अवकलनीय है। संतत है तो किन बिंदुओं पर संतत है, अवकलनीय है तो किन बिंदुओं पर अवकलनीय है, या विश्लेषिक है या नहीं है, या CR की समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कितनी घात का फलन है। ये दोस्तों आपके ये फलन जो आपके है, ये फलन अंदर आपके इसमें 1 गुणा 1 2 घात बन रही है, और उन 2 घातों का जब वर्गमूल आ रहा है, वर्गमूल आने पर 1 घात रह जाती है। 2 घात की वर्गमूल में 1 कम घात हो जाती है, इसलिए ये 1 घात का फलन है। कैसा फलन है? 1 घात का। अब 1 घात का फलन है तो अभी हमने नियम पढ़ा है कि 1 घात का फलन मूल बिंदु पर क्या होता है, मूल बिंदु पर संतत होता है। तो ये दोस्तों मूल बिंदु पर क्या आएगा, संतत आएगा। अब मूल बिंदु पर संतत है, इसके अलावा ये अवकलनीय है या नहीं है, इसके बारे में देखिए। ये दोस्तों 1 घात का है, और हमने अभी नियम पढ़ा है कि जब बहुपद के अलावा फलन होते हैं तो वो अगर 2 घात या 2 घात से अधिक घात के होते हैं तभी वो अवकलनीय होते हैं। इसलिए ये दोस्तों अवकलनीय नहीं होगा, यानी कि ये अनअवकलनीय होगा। अब ये अनअवकलनीय होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूं CR इक्वेशन की। तो दोस्तों ये अनअवकलनीय तो है, पर ये दोस्तों CR समीकरण को संतुष्ट करेगा, CR समीकरण को संतुष्ट करेगा। अनअवकलनीय तो है पर ये CR समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो दोस्तों इस टाइप से आप इस प्रश्न में आसानी से बता सकते हैं कि ये मूल बिंदु पर संतत होगा, मूल बिंदु पर अनअवकलनीय होगा तथा CR समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी ऑप्शन आए तो उसमें आप आसानी से निर्णय कर सकते हो कि वो संतत होगा या असंतत होगा, या अनअवकलनीय होगा या अवकलनीय होगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, f दे रखा है C to C fz बराबर मापांक z का स्क्वायर बटा z जब z नॉट इक्वल टू 0, जब z बराबर 0 तो 0। ये दोस्तों पिछली फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। इस फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन में देखो आपको घात कितनी दे रखी है, इसको देखो। ऊपर देखो दोस्तों 2 घात दे रखी है, और नीचे कितनी घात दे रखी है, 1 घात दे रखी है। 2 घात ऊपर है, 1 घात नीचे, तो ऊपर कितनी घात बची, ऊपर घात बची 1। ऊपर 2 घात है, 2 घात में से नीचे की 1 घात कट गई, तो ऊपर कितनी घात बची, 1 घात। अब 1 घात वाला क्या आएगा, संतत आएगा। संतत के साथ ये दोस्तों संतत के साथ क्या होगा, CR समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, CR समीकरण को संतुष्ट करेगा, तथा ये मूल बिंदु पर कैसा होगा, अनअवकलनीय होगा, क्योंकि 1 घात है इसलिए ये क्या होगा, अनअवकलनीय। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि अगर कोई फलन अवकलनीय आ जाता है और वो अवकलनीय केवल एक बिंदु पर आता है तो वो कहीं भी विश्लेषिक नहीं होगा। अगर हमें कोई 2 घात वाला फलन मिल गया जो मूल बिंदु पर अवकलनीय है तो इसका अर्थ है वो अवकलनीय है पर विश्लेषिक नहीं होगा, क्योंकि विश्लेषिक में एक अंतराल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई फलन केवल एक बिंदु पर अवकलनीय आए तो वो फलन केवल उस बिंदु पर अवकलनीय होगा, विश्लेषिक कहीं भी नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों के बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, के बारे में खुद बताइए कि ये क्या क्या संतुष्ट करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 घात का फलन है। 2 घात का फलन
संतत तो होगा ही होगा। साथ में मूल बिंदु पर हमने पढ़ा है, मूल बिंदु पर अवकलनीय होगा, और साथ में CR समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, CR समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला लास्ट देखती है, FZ बराबर Z बार दे रखा है, यानी ये Z बार कितनी घात का है दोस्तों, 1 घात का। 1 घात का है, इसलिए ये कैसा होगा, संतत होगा, संतत होगा। साथ में दोस्तों ये संतत होगा और अनअवकलनीय होगा, क्योंकि ये केवल 1 घात का है, इसलिए कैसा होगा, अनअवकलनीय होगा। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं आगे नेक्स्ट पेज में अगले एग्जांपल्स की। यहां दे रखा है FZ बराबर Z बार अपॉन Z। तो देखो Z बार अपॉन Z की बात करें तो ये Z बार अपॉन Z कितनी घात का है, 1 घात ऊपर है 1 घात नीचे है, तो ये 0 घात का है। तो 0 घात का असतत होगा और अनअवकलनीय होगा, अनअवकलनीय होगा। अब आगे 2 एग्जांपल्स आपको ऐसे दिए हैं जो XY के रूप में, Z के रूप में नहीं दिए। इसमें भी आप इसी रूल को अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखो यहाँ आपको दे रखा है x³ माइनस आयोटा x बटा x6 प्लस y²। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमें इनकी घात बराबर बनानी होगी, बट्टे में जो दे रखा है उनकी घात बराबर बनानी होगी, यानी यहाँ हमें y² बराबर x6 या कहूँ तो y बराबर x की घात 3 प्रतिस्थापित करना होगा। अगर मैं यहाँ y बराबर x की घात 3 प्रतिस्थापित करता हूँ तो नीचे x की घात 6 बन जाएगी, यहाँ भी x की घात 6, यहाँ भी x की घात 6, तो नीचे कितनी घात का फलन होगा, 6 घात का। और अगर ऊपर बात करता हूँ तो यहाँ y की जगह x³ रखेंगे तो ये 3 और 3 घात 6, और अंदर 1 घात कॉमन आ जाएगी x वाली, तो 1 घात कॉमन आ जाएगी, तो टोटल कितनी घात का बनेगा, 7 घात का। ऊपर है 7 घात का, नीचे है 6 घात का, तो कितनी घात बची, 1 घात बची। अब 1 घात वाला कैसा आता है, सतत आता है और अवकलनीय होता है या नहीं, तो दोस्तों अनअवकलनीय होता है, अनअवकलनीय है। साथ में ये CR समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। तो इस टाइप से आप इन प्रश्नों को देख सकते हो। अब अगला देखते हैं। इसमें आप बता सकते हो कि हमें क्या प्रतिस्थापन करना होगा, y की घात 10 को किसके जगह प्रतिस्थापित करना होगा, x की घात 4 की। इसका अर्थ है कि हमें लिखना होगा इसमें y की घात 5 की जगह लिखना होगा x²। तो यहाँ y की घात 5 की जगह x² लिख के प्रतिस्थापित करना होगा, जिससे ऊपर कितनी घात बनेगी, ऊपर घात बनेगी 2 और 2 4 और अंदर 1, तो टोटल 5 घात। नीचे 4 घात है, नीचे 4 घात ऊपर 5 घात, तो कितनी घात बची, 1 घात। 1 घात वाला क्या आएगा, सतत आएगा। और इसके बाद इसमें अवकलनीयता के बारे में आपको पता करना है, तो देखो सतत और ये कैसा आएगा, अनअवकलनीय आएगा। इस टाइप से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो आप करना घर पर। FZ बराबर दे रखा है Z बार, इसके बारे में आपको पता करना है कि ये सतत होगा या असतत होगा, अवकलनीय होगा या अनअवकलनीय। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।